नमस्कार, हम हैं किशोर कलाकार। तो स्वागत है आपका DSSB PGT 2015 फाइन आर्ट के क्वेश्चन पेपर के 7th एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 45 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 इज पासिंग ऑफ शाहजहां चित्रकला इसकी थी। ऑप्शंस आर ए अमृता शेरगिल, बी के हेबर, सी अवनींद्रनाथ टैगोर, डी जामिनी रॉय। द पासिंग ऑफ शाहजहां पेंटिंग बाय ऑप्शंस आर ए अमृता शेरगिल, बी के हेबर, सी अवनींद्रनाथ टैगोर, डी जामिनी रॉय। तो जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमसे पासिंग ऑफ शाहजहां ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही पॉपुलर, हम बोले कि बहुत पॉपुलर पेंटिंग है बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। और जब भी अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम आता है तो बंगाल स्कूल, या मैं बोलूँ कि बंगाल शैली जो है दिमाग में पॉपअप करती है एकदम, क्योंकि जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं वो बिलोंग करते हैं बंगाल स्कूल से, राइट। और अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ साथ हम देखते हैं इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हैं, राइट। तो कौन कौन से स्टूडेंट, इंक्लूडिंग आपके नंदलाल बोस हो गए, देवी प्रसाद राय चौधरी हो गए, इसके अलावा आसित कुमार हालदार है, शितेंद्रनाथ मजूमदार है, और भी स्टूडेंट्स हैं, वो हम देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ पर जब भी अवनींद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया है, और हम बोले कि ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार देखे गए हैं कि कई बार, अभी तो यहाँ पर पेंटिंग दे दिया, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर का पेंटिंग दे दिया है और ऑप्शंस दे दिए आपको कि ये पेंटिंग किसकी है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी देखे गए हैं कि ये पूछा जाता है कि जो पायोनीर है, यानी कि जो प्रवर्तक है, यानी कि जिन्होंने लीड किया है इस आर्ट स्टाइल को, ठीक है, वो कौन है। तो वो भी अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है। तो कई बार ना इस तरह से ना क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में। उसके अलावा हम देखते हैं कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बंगाल स्कूल है ना, बंगाल स्कूल की विशेषता क्या थी, यानी कि क्वालिटी क्या थी। ऑब्वियस सी बात है, वॉश टेक्निक इसकी क्वालिटी रही है। और अगर मैं सब्जेक्ट मैटर की बात करूं तो वही इंडियन सब्जेक्ट मैटर या फिर इंडियन जो थीम है उसको लेकर काम किया गया है, राइट। उसके अलावा कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो नंदलाल बोस है, नंदलाल बोस किसके शिष्य थे, ठीक है, किसके डिसाइपल थे, किसके शिष्य थे, तो वो भी आपका अवनींद्रनाथ टैगोर आ जाएगा। उसके अलावा कई बार है ना बहुत ही फेमस पेंटिंग्स दे देते हैं, भारत माता दे देते हैं, ऑब्वियस सी बात है अवनींद्रनाथ टैगोर की है। कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सती है, सती जो है किसका वर्क है, तो ऑब्वियस सी बात है नंदलाल बोस का है। और ये वाला क्वेश्चन इस बार नेट के एग्जाम में आया भी था, सती वाला। उसके अलावा ये भी हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जिसने जो मूल प्रति है, यानी कि जो ओरिजिनल कॉपी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, या फिर मैं बोलूं कि संविधान की, उसको किसने डेकोरेट किया था, राइट। तो वो आपके नंदलाल बोस थे। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, और ये एग्जामिनर का बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन भी रहता है, फेवरेट क्वेश्चन मैं बोलूं। उसके अलावा ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनकी जो बुक्स हैं, उनके जो लिटरेरी वर्क हैं, फॉर एग्जाम्पल गीतांजलि और सहज पाठ, सहज पाठ, सहज पाठ और ये गीतांजलि किसने पेंट किया था, राइट। इनके लिटरेरी काम को किसने पेंट किया था, तो वो भी हम देखते हैं कि नंदलाल बोस वाज द वन, राइट। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना सहज पाठ, ये आया भी है इस बार के नेट के एग्जाम में, ठीक है। तो यार ये ना बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है। क्यों है थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि इनका ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह से, ठीक है। और उसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर, और हाँ यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना अभी तो अवनींद्रनाथ टैगोर से पूछ लिया गया है, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि नंदलाल बोस से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इसको इन दोनों आर्टिस्ट को बंगाल स्कूल के अंदर रखकर। बंगाल स्कूल है क्या या फिर था क्या, ये जो उसका स्टाइल है, जो शैली है, ये कैसे फ्लरिश करती है, और कौन कौन से आर्टिस्ट इसके अंडर है, इन आर्टिस्ट ने कौन कौन से मास्टरपीस बनाए हैं उस टाइम पर, ठीक है, वो हम जान लेंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। क्वेश्चंस तो मैंने आपको बता ही दिए कि यार देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आप कोशिश करूंगी एक स्टोरी कंपाइल करने की, ताकि जो सीक्वेंस है ना ये आपको समझ आ जाए। और अगर आने वाले क्वेश्चंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना कभी भी अवनींद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड, तो आप उसका अच्छे से आंसर कर पाए। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि यार देखो बंगाल स्कूल है क्या,
ये एक तरह से एक शैली है, ठीक है, जैसे कि बाकी सारी शैली है। और यार देखो अभी तो हम एडवांस लेवल पर आ गए ना पीजीटी वाले में, तो आपको पता ही होगा, पर फिर भी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ सो दैट आपको रिवाइज हो जाएगा। तो यार देखो एक शैली है, ये एक ना आर्ट स्टाइल है, ठीक है। और ये आर्ट स्टाइल है क्या, तो हम देखते हैं कि पहले देखते हैं कि फ्लरिश कहाँ पर हुआ है। हम ये देखते हैं कि ये आप लगा लो कि 1870 यानी कि 1870 से लेकर 1905, ठीक है, ये एक ऐसा समय रहता है, यानी कि लेट 20th सेंचुरी और अर्ली 19th सॉरी लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। ये एक ऐसा समय रहता है जब इस शैली का विकास हो रहा होता है, ठीक है। ये जो शैली है फ्लरिश करती है, कहाँ फ्लरिश करती है, कोलकाता में, राइट। तो हम ये देखते हैं कि ये एक ऐसा टाइम रहता है जब हमारे ऊपर जो ब्रिटिशर्स हैं उसका राज हो चुका होता है, इंडिया पर कब्जा हो चुका होता है। जो ब्रिटिशर्स होते हैं आ जाते हैं इंडिया में, अपना कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, लेट 19th सेंचुरी वही। फिर हम देखते हैं कि होता क्या है, अभी मैं बैकग्राउंड की यहाँ पर बात कर रही हूँ। होता ये है कि एक ऐसा समय रहता है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ जाते हैं, इंडिया में आ जाते हैं, और इंडिया में आकर अपने फायदे के लिए, कैसे अपना फायदा थोड़ी देर में बताऊंगी, अपने फायदे के लिए यहाँ पर आर्ट स्कूल्स जो है उसको एस्टैब्लिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं सबसे पहले 1850 में ये मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट खोलते हैं मद्रास में। उसके अलावा फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि 1854 में कोलकाता में भी एक आर्ट स्कूल खोलते हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। उसके अलावा हम देखते हैं कि 1857 में जे स्कूल ऑफ आर्ट का जो है यहाँ पर इसको खोलते हैं। तो अब होता क्या है, इन सब स्कूल्स में हम बोलें कि, और भी मैं स्पेसिफिकली अगर बोलूं, ये सारे जितने भी जो तीनों हम बोले ना, ये जो स्कूल्स यहाँ पर खोले गए थे, ये टोटली इंडस्ट्रियल आर्ट और मैं बोलूं कि क्राफ्ट ओरिएंटेड स्कूल्स थे, ठीक है। यहाँ पर जितना भी इनको सिलेबस पढ़ाया जाता था या फिर जो भी इनके करिकुलम में था, उसका सीधा सा मकसद था कि जो मैनुअल स्किल्स है उसको डेवलप करना स्टूडेंट्स के अंदर, राइट। और मैं बोलूँ कि जितना भी हमारा टेक्निकल ड्राइंग हो गया, जो फर्नीचर हो गया, उसके अलावा मेटल वर्क हो गया, ये सब चीजें इनको सिखाई जा रही थी। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्राफ्ट ओरिएंटेड स्कूल्स, इसका मतलब फाइन आर्ट से कोई मतलब नहीं है भाई इनका, ठीक है। इन सब चीजों से इनका कोई मतलब नहीं है, इनको बस यहाँ पर स्किल्स डेवलप करवानी है बच्चों के अंदर, और इससे इन्हीं का मुनाफा है। कैसे है थोड़ा सा जानते हैं। बात ये है कि ये जितने भी ब्रिटेन से जो आए लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि इंग्लैंड में ना उस टाइम पे आर्ट और क्राफ्ट का ना बहुत ज्यादा डिमांड था, ठीक है। जितने भी हमारे यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट के ट्रेडिशंस, हमारे तो यार देखो बहुत सारा इंडिया में तो फोक आर्ट है, अलग अलग ट्रेडिशंस है, ठीक है, अलग अलग काम करते हैं हमारे यहाँ पर, बहुत सारी चीजें हैं, आइवरी वर्क होता है इंडिया के अंडर, इंडिया में, ठीक है, और भी बहुत ज्यादा डेकोरेटिव आर्ट है, और भी बहुत सारी चीजें हम करते रहते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये इंग्लैंड में ना बहुत ज्यादा पसंद की जा रही थी उस टाइम, तो इंग्लैंड में ना बहुत ज्यादा डिमांड थी इन सब चीजों की। तो इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स इसने क्या किया, इन्होंने ये वाले आर्ट स्कूल स्टैब्लिश करवा दिए। और हमारे जो स्टूडेंट्स है ना, हमारे स्टूडेंट्स को ना ये जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट हमारे उस वक्त चल रहे थे इंडिया में, वो सारी चीजें इन वाले स्कूल्स में सिखानी शुरू करी, सो दैट ये जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट के पीसेस है ना, इनको प्रोड्यूस कर पाए, और उसके बाद फिर वही इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहे। और जो भी एग्जीबिशन अगर लग रही है तो इन्हीं सब चीजों की लगती थी उस टाइम पे। उसके बाद होता क्या था कि हम ये देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स है ना हमारे, उस टाइम पर ये चीज थी कि यार चलो ठीक है, इसमें भी बहुत स्कोप है, तो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जो भी थे इसमें यहाँ पर इन वाले स्कूल्स में एडमिशन ले रहे थे। उसके बाद उसके अलावा मैं बात करूँ कि जो इनके टीचर्स भी थे ना, जितने ये वाले जो स्कूल्स थे, इनके सारे टीचर्स भी ना रॉयल स्कूल ऑफ आर्ट से थे, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स वही यार सारे जो है ब्रिटिशर्स ऑलमोस्ट इनके स्टूडेंट्स थे। अब इन ब्रिटिशर्स को इंडियन आर्ट के बारे में तो कुछ पता नहीं था, ठीक है, इतना कुछ ये जानते नहीं थे। हमारी जो इंडियन आर्ट है ना, सारी सिंबॉलिक आर्ट है, सारी सिंबल्स पर बेस्ड है, ठीक है। खैर छोड़ो, अभी बताती हूँ। तो होता ये है कि सारे टीचर्स जो है बाहर से आए थे। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो टीचर हैं, इन्होंने जो सिलेबस बनाया था इन आर्ट स्कूल्स में, वो सिलेबस, ठीक है, आप बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट तो सिखा रहे हो, जो भी हमारा इंडिया वाला आर्ट एंड क्राफ्ट है, इवन जो आर्टिजन्स भी है ना वो भी बोरो किए जाते थे, यहाँ पर कॉलेजेस में बुलाए जाते थे जितने भी लोकल आर्टिजन्स होते थे हमारे इंडिया के, कि ताकि वो बच्चों को सिखा सकें, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट के पीसेस बनाना और ये सब, वही मशीन्स चलाना सिखा सके, टेक्निकल जो चीजें हैं वो सब सिखा सके। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो सिलेबस है ना, सिलेबस भी रॉयल स्कूल ऑफ आर्ट के जो टीचर्स थे उन्होंने सेट किया था। ये सिलेबस बनकर आया था
इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड से बनकर आ रहा है सिलेबस और इंडिया में पढ़ाया जा रहा है। अब होता क्या है, बातें यहाँ पर दो है। पॉइंट नंबर 1, टीचर्स यहाँ पर जो हम बोलें कि जितना भी हमारा मिनिएचर ट्रेडिशंस हैं, जितने भी हमारे एंशिएंट मिडिएवल स्कल्पचर्स हैं, उनको भी, उसके बारे में भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया सिलेबस में, उन सब चीज़ों को भी। लेकिन सिर्फ उनके हम बोले कि जो डेकोरेटिव पैटर्न्स हैं, जो मोटिव्स हैं हमारे इंडियन आर्ट में, सिर्फ उनको कॉपी करने के लिए, राइट। क्योंकि ये सारे, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देती हूँ और साधारण करने की। फॉर एग्जाम्पल इनको पॉट बनाना है, ठीक है, तो अब ये पॉट बनाएंगे, ठीक है, इन्होंने पॉट बनाना सीख लिया, हमारे स्टूडेंट्स ने पॉट बनाना सीख लिया। लेकिन पॉट्स के ऊपर जो ये डिजाइन बनाएंगे, ठीक है, जितने भी डेकोरेटिव मोटिव्स है, जो भी डिजाइन्स है, वो सारे हमारे डिजाइन्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको अजंता में कितने सारे डेकोरेटिव एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। आपको हमारा बरहुत का स्तूप है, हमारा सांची का स्तूप है, अमरावती का स्तूप है, सारे हमारे मतलब जो मांगलिक चिन्ह है, जो हमारे प्रतीक हैं, राइट, कितने सारे भरे पड़े हैं। लताएं आपको देखने को मिल जाएंगी। वल्लरी प्रधान है हमारा पूरा, मतलब हम बोले कि जितना भी लीफ, डेकोरेटिव लीव्स वगैरह मिल जाएंगी। मैं बोलूँ कि शाखाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल दशावतार टेम्पल पे उसका जो एंट्रेंस डोर है, वहां पर हमको देखने को मिलते हैं शाखाओं के पैटर्न्स, हमको देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना हमारी, इन सब के ना ये डिजाइन्स को ले लेते थे, ठीक है। सिर्फ टीचर्स को नहीं पता था इनका मतलब क्या है, हमारे सिंबॉलिक आर्ट का मतलब क्या है, स्वस्तिक का क्या मतलब है, नहीं पता था। पूर्ण घट का कॉन्सेप्ट है हमारे इंडियन आर्ट में, उसका क्या मतलब था। एलिफेंट का क्या मतलब होता है, एलिफेंट में बहुत सिंबॉलिक एस्पेक्ट है हमारे इंडियन आर्ट में। लोटस का क्या मतलब होता है, दे हैव नो आइडिया अबाउट दैट। बट उन्होंने क्या किया, सारी चीजें क्लास में रखी जाती थी, बच्चों को दिखा दिया जाता था, अच्छा ये देखो ये सारे म्यूरल ट्रेडिशंस है, कॉपी कर लो भाई इनको, ठीक है। तो वही है, तो जितना भी ये तीनों मैंने स्कूल्स के, आर्ट स्कूल्स के जो मैंने नाम लिए ना, इन सब स्कूल्स में डेकोरेटिव हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जो मोटिव्स है इंडियन आर्ट के, सिर्फ उसको लेते थे, उसको ये कॉपी करते थे। बेसिकली हमारे जो आर्टिस्ट है, इनकी जो स्किल्स है, सिर्फ स्किल्स पर ये ध्यान दे रहे थे, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कि जो भारी स्वरूप है, जो बस देख रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, बस उसको इनको कॉपी करना था। बहुत ही साधारण शब्दों की बात है। पॉइंट नंबर 2 ये था। अब ये जो हमारे स्टूडेंट्स थे इन तीनों स्कूल्स में जो एडमिशन ले रहे थे, इनको ना तो ये, यार देखो, इनको ना तो इंडियन आर्ट की कोई समझ थी और ना ही वेस्टर्न आर्ट की कोई समझ थी। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर एक बात बोला, अब मैं इस क्वेश्चन को एडवांस लेवल पर ले जा रही हूँ, तो समझने की कोशिश करना, समझ ना आए तो बता देना। पॉइंट नंबर 2 ये था, अब ये जो हमारे स्टूडेंट थे ना, इनको ना तो इंडियन आर्ट की समझ थी, यार समझ होगी भी कैसे, कोई पढ़ाने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। इतने सालों से तो ब्रिटिशर्स का राज हो गया था, ये लोग जो बोलते थे वही लोग हम करते थे, ठीक है। तो वही है, हमारा तो सारा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। हमारे यहाँ पे गुरुकुल की परंपरा थी, हमारे यहाँ पर जो है, देखो हमारे जो इंडियन आर्ट है ना, हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, लेकिन यहाँ पर ये जो हम बोले कि जो एकेडमिक आर्ट है, या फिर हम बोले कि जो वेस्ट की आर्ट है, ये बिलीव करते हैं फिजिकल रियलिटी में। तो यार धरती आसमान का फर्क है, ठीक है। ये इमिटेशन में विश्वास करते हैं, यानी कि जो चीज जैसे दिख रही है उसको कॉपी करके बनाना, ठीक है। लेकिन हम बोले कि आंतरिक स्वरूप की बात करते हैं, हम सोल की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पर वही सारी चीजें हैं, और थोड़ा सा बता देंगे आगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को देखो इंडियन आर्ट की कोई समझ नहीं होती, ये भी वही फिजिकल रियलिटी पे ध्यान देने लग जाते हैं, क्योंकि जो सिलेबस होगा देखो वही पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके अलावा इनको वेस्टर्न आर्ट की भी समझ नहीं होती, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो तो हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था, हम लेट 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, यानी कि वही लेट 19th सेंचुरी आपका भैया, लेट 19th सेंचुरी में जब तक बहुत सारे मूवमेंट हो चुके थे बाहर की, अगर मैं बात करूं, आपका इंप्रेशनिज्म आ गया था, पोस्ट इंप्रेशनिज्म आ गया था, मॉडर्निज्म आ गया था आर्ट में भी, ठीक है। हम बहुत ज्यादा आगे निकल चुके थे। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे आर्ट स्कूल्स हैं, यहाँ पर स्किल्स तो सिखाई जा रही थी, मतलब कि वही आर्ट एंड क्राफ्ट तो सिखाया जा रहा था। और अगर मैं फाइन आर्ट की बात करूं, पहली बात तो ये कि वहां पर ये सारी थी नहीं, मगर अगर थोड़ी बहुत सिखाई भी गई तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि विक्टोरियन एकेडमिक रियलिज्म को फॉलो किया गया। विक्टोरियन एकेडमिक रियलिज्म क्या है, वही हम ये लोग जो है फिजिकल रियलिटी पे विश्वास करते हैं। एक एकेडमी होती है, या फिर मैं बोलूँ
कि इनके जो क्लासरूम्स थे वहां पर एक मॉडल को स्पेसिफिकली, वही मॉडल स्टडी में बोलूं, मॉडल को बिठाकर उसको कॉपी करना जो है यहाँ पर सिखाया जाता है। वही पर्सपेक्टिव पे ध्यान देते हैं, एकदम रियलिटी होनी चाहिए आपके उसमें, मतलब कि टोन है, शेड्स हैं, वही एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं, तो वही है। तो यहाँ पर काफी सारी बातें ना निकल कर आ रही है, तो काफी सारे लूप होल है। अब होता क्या है, देखो यार, अब आर्ट स्कूल्स खुल गए हैं ना, तो आर्ट स्कूल्स खुल गए हैं तो फिर वही है, विक्टोरियन एकेडमिक रियलिज्म को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इंग्लैंड में उस वक्त लेट 19th सेंचुरी में विक्टोरियन एकेडमिक रियलिज्म फॉलो हो रहा था इंग्लैंड में। लेकिन अब आप बोलोगे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला कि अगर हम वेस्ट की बात करें तो वहां पर ये सब चीजें हो गई थी, तो ऑब्वियस सी बात है, यस, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म बहुत सारे हैं, मतलब कि आपका वही एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आना शुरू हो गया था, ठीक है, बहुत सारे फॉविज्म वगैरह सारे आर्ट मूवमेंट निकल कर आ गए थे। इन सब चीजों से विक्टोरियन एकेडमिक जो रियलिज्म है, इन सब से भी हम लोग बहुत ज्यादा आगे निकल चुके थे उस वक्त। लेकिन ये सारी चीजें ना इंग्लैंड में नहीं पहुंची थी, ठीक है, तो इंग्लैंड में नहीं पहुंची थी जब तक इंग्लैंड में अभी भी वही आपका जो विक्टोरियन एकेडमिक जो रियलिज्म है वही फॉलो हो रहा था। और क्योंकि ये सारे जो टीचर्स है, जो लोग हैं, जो ब्रिटेन से, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये आ रहे थे, मतलब इंग्लैंड से जो ये लोग आ रहे थे, ये लोग इसको ये फॉलो कर रहे थे एकेडमिक रियलिज्म को, तो यहाँ पर आए, तो यहाँ पर भी बच्चों को फाइन आर्ट के नाम पर वही सिखाया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ना एक शिफ्ट आता है सोसाइटी में। अब होता क्या है, जैसे कि आप सभी जानते हो कि वही है, हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद वही लेट 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि वही, मतलब कि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आपका कांग्रेस का वो हो जाता है, गठन हो जाता है, कांग्रेस का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि फिर अर्ली 20th सेंचुरी में हम देखते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट अपने पीक पर पहुंच जाता है। बहुत सारे आर्ट स्कॉलर्स, बहुत ज्यादा आर्ट जो हिस्टोरियंस है वो निकल कर आते हैं। आनंद कुमार स्वामी का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद फिर हम बोलें कि बाहर से भी काफी सारे स्कॉलर्स आते हैं, सिस्टर निवेदिता है आपकी, और उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वही है, फिर ये सारे जितने भी लोग हैं ना, ये सब इंडियन आर्ट को ज्यादा समझते हैं, जितना भी हमारा कल्चर है, जितना भी हमारा हेरिटेज है, इंक्लूडिंग पेंटिंग, स्कल्पचर, आपका आर्किटेक्चर हो गया, उसके अलावा जितने भी हमारे शास्त्र लिखे गए हैं, ठीक है, उसमें मीनिंग क्या है आर्ट का, और इंडियन आर्ट है क्या, उसके बारे में ये सारे पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, फिर अपनी नई नई राइटिंग्स लेकर आते हैं और इंडियन आर्ट के बारे में जो है अवेयरनेस फैलाते हैं। उसके अलावा फिर वही है यार, फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि धीरे 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 करके फिर हम जो है हमारा मूवमेंट चल जाता है, स्वतंत्रता वाला मूवमेंट, वो धीरे धीरे फॉर्मेशन हो जाता है उसका। तो अब ये सारी चीजें चलती हैं धीरे धीरे, क्योंकि यार देखो अब हमको भी आजादी चाहिए होती है, तो अब इन सब चीजों का ना इम्पैक्ट पड़ता है आर्ट पर भी। आर्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एक नई शैली का विकास हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक ऐसा टाइम रहता है, मैं यहाँ पे बात करूंगी कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट से, मैं शुरू यहाँ पर करूंगी। तो अब हम ये देखते हैं कि इससे पहले हमको याद रखना है कि 1884 में जो E.B. हेवल है, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में एज अ प्रिंसिपल अपॉइंट किए जाते हैं। E.B. हेवल हम बोले कि एक इंग्लिश आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, उसके अलावा आर्ट हिस्टोरियन थे, उसके अलावा हम देखते हैं कि ये एक आर्टिस्ट भी थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आते हैं और एज अ प्रिंसिपल अपॉइंट किए जाते हैं मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में इन 1884। उसके बाद होता क्या है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जितना भी सिस्टम होता है सब देखते हैं, ये स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, क्या सिलेबस चल रहा है, क्या करिकुलम चल रहा है, उसको ऑब्जर्व करते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पर ये देखते हैं कि जितना भी हमारा इंडियन आर्ट है, जितना भी मिनिएचर है, बहुत सारे जो जितने भी हमारे ट्रेडिशंस हैं, एंशिएंट आर्ट है, मिडिवल आर्ट है, स्कल्पचर्स वगैरह है, जितना भी है इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर, इसकी जो है बहुत ज़्यादा डीपली इसको स्टडी करते हैं। और ये जितने भी मैंने आपको बताया था ना कि इंडियन आर्ट बहुत ज़्यादा रिच है, अपने सिंबल्स के लिए जानी जाती है, जितना भी हमारा कल्चर हेरिटेज है, ठीक है, हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं अपने आर्ट में, तो जो हमारी आर्ट का जो एसेंस है उसको ये समझने की कोशिश करते हैं। और भाई इनको ये लगता है कि यार इनका कल्चर इतना रिच है, ये बच्चे कर क्या रहे हैं स्कूल में, ठीक है, ये सिर्फ जो क्राफ्ट्स है, जो स्किल्स है, सिर्फ उसको सीख रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं बस डिजाइन को, लेकिन उसका मतलब क्या है इनको नहीं पता है। तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा अपनी समझ विकसित कर लेते हैं। टर्निंग पॉइंट आता है, ये एक ऐसा टाइम होता है कि 1896 में ये गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में एज अ प्रिंसिपल अपॉइंट होते हैं दोबारा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जाकर
ये जितना भी हमको यहाँ पर सिलेबस सिखाया जा रहा है स्टूडेंट्स को, जितना भी आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया जा रहा है, इसके अंदर, इस सिलेबस के अंदर इंक्लूड करते हैं फाइन आर्ट को। और जो जितना भी फाइन आर्ट है ना, जितना भी ये सारी चीजें लेकर आते हैं, इवन मैं बोलूँ कि जितना भी हमारा इंडियन आर्ट है ना, उसको इंक्लूड करते हैं यहाँ पर। ये बच्चों को हम बोलें कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उसको, उनको ये मिनिएचर, जो इंडियन मिनिएचर है उसकी समझ विकसित करने के लिए हेल्प करते हैं। हमारे जितना भी हमारा इंडियन आर्ट कल्चर हेरिटेज है उसके बारे में इनको बताते हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा बुक भी लिखते हैं, एसेज लिखते हैं, और इनके जो बुक्स है और इनके जो एसेज है बाहर भी पब्लिश होते हैं, और लोगों के प्रति, लोगों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आती है कि अच्छा यार, इसका मीनिंग ये होता है, यहाँ पर इस तरह से चीज़ें चल रही होती है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमारी जो इंडियन आर्ट है उसके बारे में बताते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही हैं, और देखो ऐसे ऐसे जो है काम होता है। उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं एक ऐसा टाइम भी होता है जब जो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट है कोलकाता में, यहाँ पर इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बनते हैं, और उसमें जो एक स्टूडेंट रहते हैं, हम बोले कि बहुत ही ज़्यादा जो क्लोज स्टूडेंट रहते हैं इनके, वो होते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ई.बी. हेवल है, ये ई.बी. हेवल इनको जो है समझ विकसित करते हैं। जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं उनके उनके अंदर समझ विकसित करते हैं, जितना भी हमारा रिच आर्ट एंड हमारा जितना भी रिच इंडियन आर्ट है, एलिमेंट है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा आगे जाके जान लेते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं जो अवनींद्रनाथ टैगोर है ना, अवनींद्रनाथ टैगोर हम देखते हैं कि 1895 यानी कि भाई 1895 तक जो अवनींद्रनाथ टैगोर है ना, ये भी ऑयल में काम करते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि अपना ऑयल जो टेक्निक है, ऑयल ये सीखते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि ऑयल की जो शिक्षा है वो लेते हैं एक इटालियन पेंटर है गिल हार्डी से। और उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं इंडियन मिनिएचर स्टाइल से। ठीक है, उसके अलावा फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है ई.बी. हेवल से प्रेरणा प्राप्त करके, या फिर प्रेरणा पाकर, जितना भी हमारा राजस्थानी है, हमारा मुगल है, हमारा, या मैं बोलूँ कि जितना भी हमारा अजंता के जो म्यूरल्स ट्रेडिशंस हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होके ये अपनी एक बुद्ध चरित्र पर और कृष्ण चरित्र पर एक सीरीज भी बनाते हैं। ठीक है, काम करते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि 1901 से लेकर 1902 यानी कि भाई 1901 और 1902 के बीच में जो जापानीज आर्टिस्ट हैं योकोहामा ताइकान और हिसिदा, वो कोलकाता आते हैं। और जब ये दोनों आर्टिस्ट आते हैं, जापानीज आर्टिस्ट आते हैं कोलकाता में, यानी भाई इंडिया में, तो हम देखते हैं यहाँ पे जो है अवनींद्रनाथ टैगोर उनसे जो जापानीज टेक्निक है वो सीखते हैं। और उसके बाद आप सभी जानते होंगे कि वॉश टेक्निक में भी काम करना शुरू कर देते हैं। और ये जो वॉश टेक्निक है ना, इसमें जो सबसे पहले काम करते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर हो गए आपके, यानी कि भाई जो बंगाल स्कूल है वो वॉश टेक्निक के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जितने भी इनके स्टूडेंट्स हैं ना, इंक्लूडिंग आपके नंदलाल बोस हो गए, आसित कुमार हालदार हो गए, देवी प्रसाद राय चौधरी हो गए, सत्येंद्रनाथ मजूमदार हो गए। ठीक है, तो ये जितने भी सारे स्टूडेंट हो जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के, ये भी वॉश टेक्निक में अपने काफ़ी सारे काम करते हैं, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि जो सबसे पहले आपके आ गए ई.बी. हेवल। ई.बी. हेवल इंट्रोड्यूस करवाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर को इंडियन आर्ट के बारे में। फिर अवनींद्रनाथ टैगोर जो है ये इंडियन थीम को लेकर, इंडियन सब्जेक्ट को लेकर, और मैं बोलूँ कि एक नई टेक्निक का विकास करते हैं। यानी कि वही जितना भी आपका जो वेस्ट की टेक्निक है ना, उसको पीछे छोड़ते हुए एक नई टेक्निक का इस्तेमाल इजाद करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि वॉश टेक्निक में काम किया इन्होंने। ठीक है, और एक नई शैली का जो है विकास करते हैं, एक नई शैली का जो है डेवलप करते हैं, नई शैली को डेवलप करते हैं। और इनके उसके बाद फिर हम देखते हैं जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, होता क्या है कि 1905 एक ऐसा समय रहता है जो ई.बी. हेवल होते हैं। ई.बी. हेवल अवनींद्रनाथ टैगोर को कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में एज अ वॉइस प्रिंसिपल जो है बोलते हैं कि आप एज अ वॉइस प्रिंसिपल वहाँ पर ज्वाइन करो। वो ऑफर देते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर को। तो अवनींद्रनाथ टैगोर क्या होता है कि कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट जो है उसमें एज अ वाइस प्रिंसिपल
वो जो है ज्वाइन कर लेते हैं 1905 में, ठीक है। फिर 1905 में क्या होता है, फिर हम देखते हैं कि जो नंदलाल बोस होते हैं ना, नंदलाल बोस यहाँ पर एडमिशन लेते हैं कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में। और जब एडमिशन लेते हैं तो किसके अंडर रहकर पढ़ाई करते हैं, नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ टैगोर के अंडर रहकर पढ़ाई करते हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि जो नंदलाल बोस है, नंदलाल बोस भी वॉश टेक्निक में काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर है, अवनींद्रनाथ टैगोर के नंदलाल बोस के अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे देवी प्रसाद राय चौधरी हो गया आपका, हम बोले कि देवी प्रसाद राय चौधरी हो गया, हम बोले कि सत्येंद्र नाथ मजूमदार हो गया, ठीक है। तो ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं आपके, ये इनके अंडर आ जाते हैं, और ये जितने भी सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं ना, सारे बंगाल स्कूल में आ जाते हैं। तो ये बहुत ही साधारण सा कॉन्सेप्ट था, मैंने सोचा आपको बता दूं। तो यार ये सारे ना रीजंस रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब हम थोड़ा ना इंडिविजुअली देख लेते हैं कि जो चीजें हैं वो चल कैसे रही हैं। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। कुछ ना समझ आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एक सेशन रख लेंगे यार पूरी सीरीज में। अभी पूरी सीरीज के एपिसोड अगर बन जाते हैं, फिर उसके बाद सोच रही हूँ मैं कि एक एपिसोड रख ले। अगर आपके क्वेश्चंस मुझे लगेगा कि ठीक है, इनको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, कमेंट सेक्शन में नहीं हो पाएगा रिप्लाई इनका, तो मैं एक छोटा सा एपिसोड निकाल दूंगी। तो अपने क्वेश्चंस रख देना, मैं वहां पर उनको सॉल्व करूंगी। बहुत ही आसान, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इंडिविजुअली देख लेते हैं। अभी हम अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम जान लेंगे नंदलाल बोस के बारे में। तो चलिए, तो अभी हम देखते हैं जो अवनींद्रनाथ टैगोर होते हैं ना, वो 1895 तक जो है यूरोपियन शैली जो है उसमें काम करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो उन्होंने ऑयल है वो इटालियन जो आर्टिस्ट है गिलाडी, उनसे सीखा था। उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि जितना भी ये इंस्पायर्ड होते हैं राइटिंग से, अब ईबी हेवल की राइटिंग से। ईबी हेवल बुक्स भी लिखते हैं, इंडियन आर्ट, मिनिएचर और आर्किटेक्चर के ऊपर बुक्स भी लिखते हैं ईबी हेवल। तो उनकी बुक से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, उनकी टीचिंग से इंस्पायर्ड होते हैं। इवन जो हमारे म्यूरल ट्रेडिशंस हैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। उनसे प्रभावित होकर ये जो है बुद्ध चरित्र और कृष्ण चरित्र की जो है श्रृंखला बनाते हैं शुरुआत में, ठीक है। फिर उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि फिर 1901 और 1902 के बीच में जो है जो हम देखते हैं कि जापानीज आर्टिस्ट आते हैं कोलकाता में, और उनसे जो है ये जो है जापानीज जो पद्धति है वो यहाँ पर सीखते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर हम बात करें, फिर वही है यार, ये वॉश में काम करने लग जाते हैं। उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि 1907 में ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की भी एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, स्थापना करते हैं। और इसका जो हम बोले कि, और इसका जो मेन उद्देश्य था, वो जितने भी हमारी जो हमारी इंडियन आर्ट है उसको जो पाश्चात्य कला है या फिर जो यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्ट है उससे मुक्त करना था, ठीक है। हमारी जो इंडियन आर्ट है वो उसको प्रमोट करना था, और जितने भी ये हमारा एकेडमिक आर्ट स्टाइल से उससे मुक्त करना था, ठीक है। उसके अलावा फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आपकी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट है, इससे कई बार क्वेश्चन बनता है कि यार देखो, इसको स्टैब्लिश किसने किया और कब किया, तो 1907 इसका राइट आंसर होगा। उसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो सोसाइटी है इसके ना आर्ट वो भी होते हैं, काफी सदस्य भी होते हैं। पर्सी ब्राउन हो गए, ओसी गांगुली हो गए, जेबी मूलर हो गए, ये सारे भी इनके सदस्य होते हैं। उसके अलावा फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि 1919 में ये जो सोसाइटी होती है ना, एक मैगजीन को भी पब्लिश करती है। हम देखते हैं कि और वो जो मैगजीन है, जो पत्रिका है, उसका नाम है रूपम, ठीक है। रूपम का भी प्रकाशन किया जाता है यहाँ पर। और ये जो मैगजीन है, ये भी, इसमें भी जितना भी हमारा ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट है ना, उसके ऊपर जो एसेज हैं उसके बारे में मतलब कि अवेयरनेस फैलाई जाती है, उसके बारे में आर्टिकल्स छपते हैं बड़े बड़े स्कॉलर्स के, ठीक है। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि 1910 में जो अवनींद्रनाथ टैगोर है, अवनींद्रनाथ टैगोर जो है कांटेक्ट में आते हैं कुमार स्वामी के, आनंद कुमार स्वामी के। अगेन एक बहुत ही बड़े रिनाउंड आर्ट हिस्टोरियन है, स्कॉलर है। इसके बारे में हम डिटेल में हमने बात भी करी थी अपनी लास्ट एपिसोड में। तो हम ये देखते हैं कि जो आनंद कुमार स्वामी है ना, वो भी इंडियन आर्ट के ऊपर काफी सारे लिख रहे हैं। राजपूत पेंटिंग्स इनका बहुत बड़ा रिनाउंड वर्क है। तो वही है, 1910 में जो है आनंद कुमार स्वामी आते हैं कोलकाता में, वही जोड़ा साको में, और यहाँ पर ये अवनींद्रनाथ टैगोर से जो है मिलते हैं, इनकी बातें चलती हैं। तो वही ये डिस्कशन होता है। तो फिर जो हम बोलते हैं कि एक जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, मतलब मेंटल लेवल पे, यानी कि वही की अवेयरनेस फैल रही है, डायलॉग हो रहा है, ठीक है। तो काम ज्यादा पॉलिश होते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के।
तो यार ये सारी चीज़ें देखने को मिलती भी हैं हमको आगे जाकर। फिर वही है, फिर मैं यहाँ पर ये भी बात ऐड करना चाहती हूँ कि वही आपका 1905 आप लगा लो, 1905 से 1911 के बीच में आपका स्वदेशी मूवमेंट भी अपने पीक पर होता है, ठीक है? तो यहाँ पर वही है, स्वदेशी मूवमेंट में फिर जितने भी हमारे खुद के आर्ट ट्रेडिशंस है, अपने क्राफ्ट है, जो हमारी सारी चीज़ें ना, हम उन्हीं को ज़्यादा प्रमोट करते हैं स्वदेशी मूवमेंट में। आपने देखा ही होगा, अगर स्कूल में अगर आपने पढ़ा हो कभी, कि मतलब पढ़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है कि जितना भी स्वदेशी मूवमेंट होता है, हम देखते हैं कि जो है खादी का प्रमोशन करने लग जाते हैं, और हम लोग और जितने भी आपके जो कपड़े हैं बाहर के, इन सब का बहिष्कार करने लग जाते हैं। जो विदेशी वस्तु है ना, हम सब उनका बहिष्कार करने लग जाते हैं। जो हमारी खुद की जो हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट है, और हमारे जितने भी सारे उद्योग धंधे, जो हमारी चीज़ें हैं ना, हम बस उनका स्वदेशी चीज़ों का, हम स्वदेशी वस्तुओं का हम यहाँ पर जो है प्रमोट करते हैं और उनका इस्तेमाल करने लग जाते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी चल रही थी। तो वही है, यहाँ पर इसका भी इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो यार ये सारी चीज़ें ना आर्ट में आना भी स्वाभाविक ही है, ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल बात है। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि वही है, फिर हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, फिर वही अभिनेंद्रनाथ टैगोर हो गए, तो एक तरह से ना ये भी एक मूवमेंट बन जाता है कहीं न कहीं, कि हम अब जो हमारी आर्ट होगी ना, उसमें हम कोई जो है मॉडल स्टडी नहीं करेंगे यार। हम कोई मतलब जो बाहर के जो स्टाइल है उसको लेके हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे, ठीक है? हम अपने जो लिटरेरी वर्क है, हमारे जो रामायण है, महाभारत है, उनके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है? जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो मतलब कि हम बोले कि जो हमारा रियल एसेंस है इंडियन आर्ट का, हम उसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो वही है, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो सब्जेक्ट मैटर भी हमारे इंडियन हो गए। उसके अलावा मैं बात करूँ टेक्नीक की, टेक्नीक भी छोड़ दी हमने, ऑयल में तो काम किया ही नहीं। अभिनेंद्रनाथ टैगोर ने वॉश टेक्नीक पे काम करना शुरू कर दिया। उसके अलावा फिर मैं बात करूँ कि जितनी भी ये समझ विकसित कर रहे हैं, वही हमारी सिंबॉलिक आर्ट है, वो सब चीज़ें हैं। तो वही सब है, उन सबको जो भारतीय मूल्य है ना, उन सबको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो वही सारी चीज़ें हैं, वो हमको दिखती भी। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, तो हम देखते हैं कि 1905 में जो अभिनेंद्रनाथ टैगोर है, वो भारत माता की पेंटिंग भी बनाते हैं। उसके अलावा फिर हमको इनका एक और काम है, जर्नीज़ एंड, वो भी हमको देखने को मिलता है। इसमें भी इमोशंस दिखाने की, कैप्चर करने की कोशिश की है थ्रू कलर्स, ठीक है? उसके अलावा हम देखते हैं कि एक और इनका काम है पासिंग ऑफ शाहजहाँ। और यार यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। पासिंग ऑफ शाहजहाँ में आप देख सकते हो कि जो मुगल मिनिएचर के जो एलिमेंट्स हैं, जो कलर कॉम्पोजिशन है ना, कलर्स हैं और कॉम्पोजिशन है ना, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है मुगल मिनिएचर स्टाइल से, या मैं बोलूँ कि जितने भी इंडियन मिनिएचर स्टाइल्स हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है इनका ये वर्क। इनफैक्ट अगर आप सब्जेक्ट मैटर ही उठा लो, सब्जेक्ट मैटर में इन्होंने शाहजहाँ लिया है, तो वही है। उसके अलावा मैं बात करूँ ना, ये एक ऐसी इकलौती पेंटिंग है अवनींद्रनाथ टैगोर की, जो उन्होंने ऑयल में बनाई थी, और यार इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस भी है। और उसके अलावा मैं बात करूँ कि इसका कई बार या तो मीडियम पूछ लेंगे, ठीक है? अभी अभी या फिर कभी डेट पूछ लेंगे, या फिर अभी देखो पेंटिंग दे दिया, आर्टिस्ट का नाम पूछ लिया। उसके बाद वही है, तो ये आपको लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए भाई इसकी, ठीक है? तो वो भी आप देख लेना। और ये जो ऑयल है ना, ये जो काम किया गया है ना, ऑयल ऑन वुड है, ये भी आप याद रखना, ठीक है? तो यार ये 3 काम इनके बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। मैंने सोचा कि इम्पोर्टेंट वर्क बता दूँ, ठीक है? तो उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं, जो अवनींद्रनाथ टैगोर होते हैं ना, सिर्फ पेंटिंग पे ही नहीं रुकते हैं, उसके अलावा ये बुक्स भी पब्लिश करते हैं, फिर मैं बोलूँ कि बुक्स भी लिखते हैं। और उनकी जो फेमस बुक्स हैं वो हैं द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी। उसके अलावा ये जो षडंग है, आपको इनका ये काम ये भी देखने को मिल जाएगा। तो उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको नंदलाल बोस के बारे में बात की थी आपसे अभी, तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये तो हो गया अवनींद्रनाथ टैगोर का छोटा सा हमने जान लिया, कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीजें जो है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि उसके बाद आ जाते हैं आपके नंदलाल बोस, ठीक है? तो अब यहाँ पर जो आपके अवनींद्रनाथ टैगोर है ना, अवनींद्रनाथ टैगोर का जो फर्स्ट बैच का स्टूडेंट्स होता है, उसमें होते हैं आपके नंदलाल बोस, ठीक है? उसके साथ साथ फिर वही है आपके इनके जो स्टूडेंट्स होते हैं ना अवनींद्रनाथ टैगोर के, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि आपके हो गए नंदलाल बोस हो गए, देवी प्रसाद राय चौधरी हो गए, आसिफ कुमार हालदार हो गए, सत्येंद्रनाथ मजूमदार हो गए, ठीक है? 1-2 स्टूडेंट्स और हैं, थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है? ये सारे स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है? अब ये सारे स्टूडेंट्स ना, इन सारी चीज जो हमारी होती है ना, इंडियन थीम्स जो हो गई हमारी, उन्हीं से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। इंडियन मिनिएचर आर्ट स्टाइल्स जो है उनसे इंस्पायर्ड है। एंशिएंट म्यूरल ट्रेडिशन से उनसे इंस्पायर्ड है। बेसिकली जो हमारी भारतीय कला है उसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है?
टेक्निक के पर्सपेक्टिव से भी, थीम के पर्सपेक्टिव से भी, और हम बोलें कि थ्योरी के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जो नंदलाल बोस है नंबर 1। तो आपके जो नंदलाल बोस हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था 1905 में ये भी एनरोल होते हैं कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में। उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि जो नंदलाल बोस है, नंदलाल बोस भी जो हैं शुरुआत में तो जितना भी आपका एकेडमिक रियलिज़्म है, उसको फ़ॉलो करते हुए नज़र आते हैं। नंदलाल बोस शुरुआत के काम में जो है कॉपी भी करते हैं, काफ़ी सारे राजा रविवर्मा के वर्क्स को भी कॉपी करते हैं। और अगर मैं बोलूँ उसके अलावा जो आपके रफ़ाएल वग़ैरह हैं, इनकी सारी जितनी पेंटिंग है उनसे भी ज़्यादा प्रभावित है। तो यार मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैं इसलिए यहाँ पर ये बात बता रही हूँ, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमारे जो आर्टिस्ट हैं इंडियन आर्ट को लेकर काम कर रहे हैं, एक वॉश टेक्निक में, ठीक है, टेम्परा में काम कर रहे हैं, टेम्परा में भी काम कर रहे हैं, तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि यार ऐसी बात नहीं है कि अगर वॉश में या टेम्परा में काम कर रहे हैं तो इनको जो रियलिस्टिक अप्रोच है उस वो वाला काम नहीं आता है, मॉडल स्टडी नहीं आती है, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारे जो आर्टिस्ट हैं ना, इन सब में ऑलरेडी पहले काम कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब इनको इंडियन आर्ट को प्रमोट करना है, और भाई करे भी क्यों ना, ये हमारी आइडेंटिटी है, राइट? जो हमारे हमारे एलिमेंट्स हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, उन्हीं के लिए हम जाने जाते हैं। अगर हम भी बाहर की चीज़ें कॉपी करने लग जाएँगे, हमारे में उन्हें फ़र्क क्या रह जाएगा? और उस वक़्त सोसाइटी में चीज़ें चल भी ऐसे रही थी। ठीक है? सारे मूवमेंट चल रहे थे, स्वदेशी मूवमेंट चल रहे थे, आगे जाके फिर हम दांडी मार्च भी देखेंगे, यार बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो उन सब का भी कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस आना ज़रूरी ही है और हो ही जाता है, क्योंकि हम आगे जाके देखेंगे कि जो नंदलाल बोस है ना, ये भी फिर जो है गांधी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर में बात कर लेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो नंदलाल बोस हैं, ठीक है, ये सारे एकेडमिक रियलिज़्म में ये भी काम कर रहे थे, ऐसी बात नहीं थी। उसके अलावा फिर ये 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर के अंडर आ जाते हैं, एज़ अ स्टूडेंट उनके साथ जो है काम करते हैं। उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि जो नंदलाल बोस हैं, अच्छा, एक ऐसा टाइम भी आता है 1909 में, कुछ बुक्स में 1910 भी लिखा हुआ है। तो ये एक ऐसा टाइम होता है कि जो लेडी हेरिंगम है, ये भी बाहर से एक आती हैं, जो कि एक ब्रिटिश म्यूरल पेंटर हैं, ये बाहर से आती हैं। और तो यहाँ पर होता ये है कि इनको असिस्ट करते हैं नंदलाल बोस। ये यहाँ पर लेकर जाते हैं इनको अजंता में, और अजंता की जितने म्यूरल ट्रेडिशंस हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं अजंता में, जितने भी म्यूरल्स हैं, वहाँ पर जाकर ये कॉपी करते हैं, ठीक है? अजंता के जो म्यूरल्स हैं, उनको जाकर ये कॉपी करते हैं वहाँ पर, ठीक है? और उसके साथ-साथ ही असिस्ट करते हैं लेडी हेरिंगम को, ठीक है? तो वहाँ पर जाकर हम ये देखते हैं कि जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है ना, वो नंदलाल बोस को वहाँ पर हो जाता है। क्योंकि आप म्यूरल ट्रेडिशंस, जो हमारे म्यूरल्स जितने भी हैं हमारे, उसको आप रिदमिक लाइन्स का ही है वहाँ पर ज़्यादातर कॉन्सेप्ट, तो उसको आप देखकर जो है आप कॉपी कर रहे हो, तो कहीं न कहीं वो सारी जो स्किल्स हैं, वो आप कहीं न कहीं गेन कर रहे हो, उसको सीख रहे हो। और इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर ये अपने काम भी बनाते हैं। इनका एक बहुत ही फ़ेमस काम है सती, बहुत इम्पोर्टेंट है, आया भी था इस बार एग्ज़ाम में, तो वो भी ये बनाते हैं, उन्हीं से ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तो वही आपको रिदमिक लाइन्स आपको देखने को मिल जाएँगी वहाँ पर भी। टोन्स आपको, वेरिएशंस ऑफ टोन्स आपको देखने को मिल जाएँगी काम के अंदर। उसके अलावा हम देखते हैं इनका लिनो कट भी आपको देखने को मिलेगा 1930 में, राइट? उसमें आप देख सकते हो जो गांधी की जो दांडी मार्च है, वो आपको उसमें देखने को मिल जाएगी, जो कि आगे जाके एक आइकन भी बन गया था। उसके अलावा जो नंदलाल बोस हैं, ये यहाँ पर ही नहीं रुकते, उसके अलावा और भी काम करते हैं। और उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुट अप किया जाता है नंदलाल बोस से, वो किया जाता है उनका, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो ओरिजिनल कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि वही संविधान की, उसको डेकोरेट किया था इन्होंने, ठीक है? उसके लिए भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा जो बहुत पॉपुलर है ना नंदलाल बोस, उसमें ये है कि जो उनके जो हरिपुरा पोस्टर्स हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 1938 में हरिपुरा, यानी कि वही गुजरात में 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। वहाँ पर जो गांधी होते हैं, वो नंदलाल बोस को इनवाइट करते हैं कि 1938 में हमारा जो भी है, हमारा अधिवेशन होने वाला है, तो वो चाहते हैं गांधी कि वहाँ पर जो अधिवेशन होगा, वहाँ के जो जितने भी पंडाल है, जितने भी पोस्टर्स हैं, वो उनका जो सारा जो कार्यभार है, वो नंदलाल बोस सँभाले। और वहाँ पर देखते हैं कि हम नंदलाल बोस जो हैं,
ऐसे पोस्टर्स बनाते हैं, हरिपुरा पोस्टर्स के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके अंदर जो जो हमारे रूरल एक्टिविटीज़ हैं या जो रूरल आर्ट है वो हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है? मतलब जैसे कि मछुआरा बना दिया, उसके अंदर फिर हम देखते हैं जैसे कि जो मतलब कि जो लोकल लोग हैं और जो उनके ऑक्यूपेशंस हैं, उससे रिलेटेड आपको जो है वहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह चित्र जो है देखने को मिल जाएंगे, लोकल लोग जो भी हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें, तो अगर मैं मोटा-मोटी बात करूँ तो लगभग 80 पोस्टर्स जो है नंदलाल बोस ने बनाए थे अपने हाथ से, खुद से। और अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 2 फीट बाय 2 फीट लार्ज थे ये साइज़ में, ठीक है? ये जितने भी पोस्टर्स हैं, और इनके साथ में जितने भी इनके स्टूडेंट्स थे या फिर जो भी इनको असिस्ट कर रहे थे उस टाइम पर, उन्होंने ये जो 80 पोस्टर्स हैं इनको कॉपी करके लगभग 400 पोस्टर्स बना डाले थे, राइट? तो ये जितने भी पोस्टर्स हैं ना, ये जितना भी इन्होंने पंडाल सजाया था उस वक़्त, जितना भी काम किया था, लोकल मटेरियल से काम किया था। सब्जेक्ट मैटर तो ठीक है, जो रूरल लोग हैं उन्हीं को ये बना रहे हैं अपने पोस्टर्स में। उसके अलावा जो कलर पैलेट में मैं बोलूँ तो वो भी बहुत ही ज़्यादा जो लोकली अवेलेबल थी उनका उन्होंने इस्तेमाल किया, इवन कागज़ भी, ठीक है? तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जितना भी हमारा फ़ोक आर्ट है, जो हमारा रूरल कल्चर है, ठीक है? उसको ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, इवन जो उनके सेशंस हो रहे हैं उसके अंदर भी, ठीक है? तो वही है, तो हर जगह मतलब एक तरह से क्रांति सी आ गई है कि यार जो हमारी चीज़ें हैं ना, हम उन्हीं को फ़ॉलो करेंगे, हम उन्हीं को, जो हमारी रूट्स हैं ना, हम उन्हीं को आगे लेकर जाएँगे, ठीक है? तो वही है, क्योंकि यार देखो हमको उस वक़्त चाहिए आज़ादी, तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं पॉलिटिकली भी, तो पॉलिटिकली भी कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस्ड हैं ये, ठीक है? गांधी के विचारों से भी कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस्ड है, तो गांधी प्रमोट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, एग्ज़िबिशन्स भी लगा रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ ना, इससे पहले भी हम देखते हैं कि और भी अधिवेशन्स में जो है नंदलाल बोस ने काम किया था, लेकिन जो जाने जाते हैं वो हरिपुरा पोस्टर्स के लिए जाने जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ, एक लखनऊ सेशन भी हुआ था इनका 1936 में, यानी कि वही आपका 2 साल पहले, क्योंकि ये तो 1938 में हुआ था आपका हरिपुरा में जो सेशन हुआ था इनका। तो वहाँ पर जो सेशन हुआ था ना, वहाँ पर भी नंदलाल बोस ने काम किया था, ठीक है? जो भी लोकल मटीरियल है उनको लेकर, और जो भी आर्टिज़न्स होते हैं ना लोकली, उनसे ज़्यादा जो है उनकी हेल्प लेकर वही डेकोरेट वगैरह किया था, वहाँ भी पंडाल वगैरह लगाया था, ये सारी चीज़ें लगाई थी, बनाई थी। तो यहाँ पर एक फन फैक्ट भी है, जब जो गांधी जी है ना, गांधी ने जब इनको बोला था ना कि एक लखनऊ में सेशन होने वाला है हमारा, उनके लिए भी हमको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो नंदलाल बोस ने मना कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे नहीं लगता कि मैं एक स्किलफुल आर्टिस्ट हूँ या जो भी है। तब गांधी ने बोला था कि ठीक है, मुझे किसी स्किल्ड आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक ऐसे आर्टिस्ट की ज़रूरत है, मुझे एक आर्टिज़न की, इनफैक्ट मैं बोलूँ कि बहुत साधारण भाषा में, कि मुझे एक आर्टिज़न की ज़रूरत है जो हमारी फ़ोक आर्ट एंड ट्रेडिशंस है ना, जो हमारी खुद की आर्ट है उसको रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है? तो फिर जाकर जो है नंदलाल बोस माने थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने काम किया था। तो वही सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पीछे बैकग्राउंड स्टोरीज़ बहुत सारी हैं, तो कभी मिला मौका तो और अच्छे से करेंगे कभी। यार मेरा ना बहुत मन करता है, मतलब 1-2 घंटे का लेक्चर लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ देती हूँ कई बार, मतलब छोड़ क्या देती हूँ, मैं बस इम्पोर्टेंट ही रखती हूँ वैसे तो अपनी वीडियोज़ में, ताकि ठीक है, मतलब कि आपको ज़्यादा समझ आए, थोड़ी इन्वॉल्वमेंट भी हो तो भी और भी ज़्यादा अच्छा चीज़ें लगे। बाकी ठीक है, कोई नहीं, पर अभी तो क्वेश्चन पेपर सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं तो उतना ही क्या ही, पर ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो नंदलाल बोस है ना, नंदलाल बोस ये सारे काम्स तो कर ही रहे हैं। मोटा-मोटा थोड़ा-सा बता देती हूँ। एक तो सती हो गई, इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद फिर जो डेकोरेट किया था इन्होंने, जितने भी डेकोरेटिव एलिमेंट्स हैं और जितने भी मोटिव्स वगैरह, उनसे बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसके लिए जाना जाते हैं। उसके बाद हरिपुरा पोस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा अपने ये फेमस है। लिनो कट मैंने आपको बताया था, एक लिनो कट भी बनाया था इन्होंने, वो भी इनका बहुत ज़्यादा जो है बहुत फेमस है, वो भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। उसके अलावा हम देखें कि ये जो नंदलाल बोस है, नंदलाल बोस ने ठीक है बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे अपने अजंता म्यूरल ट्रेडिशन से, ठीक है? कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इन्होंने इनको कॉपी किया था। उसके अलावा जो आपके बाघ के जो म्यूरल्स हैं, जो बाघ केव्स है उसके जो म्यूरल्स हैं, उनको भी इन्होंने कॉपी किया था, ठीक है? कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं जो नंदलाल बोस है ना, ये सिर्फ पेंटिंग तक ही नहीं, या फिर मैं बोलूँ कि जितने भी ये अपने काम कर रहे हैं स्किल बेस्ड, सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं, उसके अलावा हम देखते हैं ये बुक्स भी लिखते हैं। उनकी जो बुक्स है, एक है रूपावली और एक है शिल्पकला, ठीक है? तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि बुक्स भी लिखते हैं, तो कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है? उसके अलावा हम देखते हैं कि बाकी सारे जो आस-पास हम चीज़ें देखें, जैसे कि
रविंद्रनाथ टैगोर हो गए। रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं, उनकी जो भी लिटरेरी वर्क है, उनके ऊपर भी ये काम करते हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया था जैसे कि सहज पाठ हो गया, आपका गीतांजलि हो गया, तो ये जो लिटरेरी वर्क है, इनके ऊपर भी ये काम करते हैं, ठीक है? उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि 1954 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जाता है, इनके इसी कंट्रीब्यूशन को लेकर। और हमको लास्ट में ये बात भी यहाँ पे याद रखनी है कि 1922 भी एक ऐसा टाइम होता है कि जो नंदलाल बोस होते हैं ना, ये कला भवन में एज अ टीचर भी काम करते हैं, ठीक है? तो वही है, काफी सारी चीजें हैं, वहां पर भी ये पढ़ाते हैं, कला भवन में भी ये पढ़ाते हैं। तो वही है, ये सारी चीजें भी याद रखने वाली है। और यहाँ पर 1922 में ना जो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, ये इनको इनवाइट करते हैं एक्चुअली कि यार ठीक है, हम कला भवन जो है एस्टैब्लिश कर रहे हैं, या जो भी एस्टैब्लिश हो चुका था, तो वहां पर इनवाइट करते हैं कि यार आप आओ और मतलब बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी बताओ। नंदलाल बोस के भी काफी सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं, फिर आगे जाके हम देखते हैं। तो यही है, यहाँ से ना ऐसे इस तरह से जो है स्टोरी चल रही है। तो वही है, हमको ये जो सीक्वेंस है ना, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है, ठीक है? और उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं, शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि जो अबनिंद्रनाथ टैगोर है ना, अबनिंद्रनाथ टैगोर जो है बंगाल स्कूल की जो है एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, और जो अबनिंद्रनाथ टैगोर है, उनके स्टूडेंट्स हो जाते हैं बहुत सारे। तो ये स्टूडेंट्स कौन-कौन थे, ये अभी मैं बता देती हूँ। और उसके अलावा हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स थे ना, और ये जो बंगाल शैली में सारे सीखते हैं, सारे ट्रेंड होते हैं सारे स्टूडेंट्स। तो ये जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, फिर ये अलग-अलग स्कूल्स में जाते हैं और वहाँ पर जाके ये जो बंगाल शैली है, इसका प्रचार-प्रसार करते हैं। तो ये जो वॉश टेक्निक में जो शुरुआत में इन्होंने काम किया था अबनिंद्रनाथ टैगोर ने, पहले खुद सीखते हैं, जैसे कि नंदलाल बोस हो गया आपका, देवी प्रसाद राय चौधरी हो गया, उसके अलावा आसित कुमार हालदार हो गए, पहले खुद सीखते हैं, फिर उसके बाद ये अलग-अलग जो है इंडिया के कॉलेजेस में जाते हैं और वहाँ पर जाकर इस शैली को जो है और ज़्यादा फ्लरिश करते हैं। कौन-कौन थे जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपके आ जाते हैं नंदलाल बोस। नंदलाल बोस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कला भवन शांति निकेतन में चले जाते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर हम देखते हैं जो देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, वो आपके मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में चले जाते हैं। उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि आसित कुमार हालदार जो है लखनऊ आर्ट स्कूल में चले जाते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि सत्येंद्रनाथ मजूमदार हैं, वो आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चले जाते हैं। शारदा चरण उकील जो है दिल्ली में चले जाते हैं, और समरेंद्र नाथ गुप्त जो है ये आपके लाहौर आर्ट स्कूल में चले जाते हैं। तो वही है यार, यहाँ पर जो है ये सारे जो इनके स्टूडेंट्स हैं अबनिंद्रनाथ टैगोर के चले जाते हैं, एज अ टीचर अपॉइंट हो जाते हैं, कुछ प्रिंसिपल हो जाते हैं। तो वही ये सारे जितने भी हैं वहाँ पर जाते हैं और एज अ फैकल्टी मेंबर जाते हैं, और उसके बाद फिर ये इसको और ज़्यादा फ्लरिश करते हैं, ये जितना भी आर्ट हमारा स्टाइल है उसको। तो यार ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो आपको ना पता होना चाहिए कि जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है ये है क्या बेसिकली, ठीक है? और इसमें कौन-कौन से आर्टिस्ट थे और आर्टिस्ट के जो है मेन इम्पोर्टेंट वर्क कौन से थे, तो ये थोड़ा जान लेना ज़रूरी है, ठीक है? तो आज के इस क्वेश्चन में हमने जाना कि सीक्वेंस क्या है, जो हमारे आर्ट स्कूल फ्लरिश हो रहे हैं, पहले कौन-सा, दूसरा कौन-सा, तीसरा कौन-सा है। आर्ट स्कूल्स में क्या पढ़ाया जा रहा है? आर्ट स्कूल्स में बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं क्राफ्ट को, ठीक है? आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रमोट कर रहे हैं। और अगर बात करें फाइन आर्ट की, तो फाइन आर्ट में भी जो एकेडमिक रियलिज्म है, सिर्फ उसको फॉलो करवा रहे हैं, ठीक है? अब होता क्या है कि ईबी हेवल हैं, और भी मतलब कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हम देखते हैं कि आनंद कुमार स्वामी का भी कंट्रीब्यूशन रहता है। फिर आपका स्वदेशी मूवमेंट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? ये सब लोग आते हैं, और जो मेन कंट्रीब्यूशन रहता है वो रहता है आपका ईबी हेवल का, ठीक है? वो आते हैं, सबसे पहले वो मद्रास में पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर वो शिफ्ट कर जाते हैं कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में। कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में आके वो क्या करते हैं, जो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो सिलेबस चल रहा है उसको लिंक करते हैं फाइन आर्ट से। फाइन आर्ट की स्टडी पढ़ाते हैं वहाँ पर। फाइन आर्ट में भी क्या इंक्लूड करते हैं, जितने भी आपका मिनिएचर ट्रेडिशंस हो गए, इनसे इंस्पायर्ड होके बच्चों को इसके बारे में बताते हैं, और इनसे इंस्पायर्ड होकर ना, इन सारे आर्ट स्टाइल से होकर जो बच्चे हैं, वो जो इनके स्टूडेंट्स हैं, वो वही है, वॉश टेक्निक का इजाद होता है, अबनिंद्रनाथ टैगोर करते हैं और उसमें काम करना शुरू करते हैं। फिर इंडियन थीम पे काम होना जो है शुरू हो जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रमोशंस होते हैं, वही है। फिर जो ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी का भी गठन करते हैं अबनिंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद फिर रूपम एक पत्रिका निकालते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि हाँ, यहाँ पर ये भी बात है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि साथ में ना विचित्रा क्लब की भी एस्टैब्लिशमेंट होती है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है?
तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर उसके बाद ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फिर वही है, फिर अपना अलग-अलग जो है इंडियन थीम्स हैं उसको लेकर काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इनकी चल रही हैं। फिर ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं फिर वहाँ पे जाके प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। तो ये ना एक बहुत ज़्यादा, एक बहुत बड़ा, मैं बोलूँ कि अब एक बहुत बड़ा ना एक शिफ्ट था, ठीक है? क्योंकि हम लोग ना इतने सालों से तो इतनी दूर थे हमारे इंडियन मिनीचर्स, क्योंकि देखो यार लुप्त ही हो गया ना सब कुछ, चीज़ें सब डिक्लाइन ही होती चली गई। ये पहले पहाड़ी था, पहले मुगल था, फिर उसके बाद पहाड़ी आ गया, फिर पहाड़ी भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया, है ना, धीरे-धीरे। तो ये जितने भी बाहर से आ जाते हैं ब्रिटिशर्स, पसंद तो करते हैं इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट को, जो हमारे ट्रेडिशंस है उसको, लेकिन पसंद करते हैं किसकी, जो उनकी आउटर रियलिटी होती है, जो आउटर ब्यूटी को है ना, बस उसी को एप्रिशिएट करते हैं, ठीक है? और मैं बोलूँ सच्चाई तो ये है कि हम हमारे स्टूडेंट को ये बोला जाता था इन स्कूल्स में, कुछ नहीं है इंडियन आर्ट, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं था इन आर्टिस्ट को, बना के चले गए, ठीक है? आप हमारी जो लैंग्वेज है उसको तो आप समझ नहीं पा रहे हो, और उसके बाद फिर आप हमारे स्टूडेंट्स को ये सारे बोल रहे हो। ख़ैर मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन भी बहुत था। अलेक्जेंडर का कंट्रीब्यूशन हमको नहीं भूलना चाहिए, जेम्स प्रिंसेप का कंट्रीब्यूशन हमको नहीं भूलना चाहिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि पर्सी ब्राउन ने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया, या फिर ई.बी. हेवल भी बाहर के थे, इन्होंने भी कोई जागरूकता नहीं फैलाई, मैं किसी को डिनाई नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। ये लोग बहुत ज़्यादा मच अवेयर थे, लेकिन फिर भी उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो आर्ट स्कूल्स हैं ना हमारे, अपने भले के लिए इन्होंने, हम बोलें कि अपने बेटरमेंट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए इन्होंने यहाँ पर आर्ट स्कूल्स खोले हैं, कि हमारे बच्चों को सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे बच्चे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं काम, वहाँ पे जाकर वो सेल हो रहा है, ठीक है? और उसके अलावा फिर जो सिलेबस है, सिलेबस भी अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं। उसमें जो हमारी चीज़ें हैं उसको तो कहीं इन्वॉल्व कर ही नहीं रहे। इंडियन एलिमेंट्स की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वही है, फिर यहाँ पर फिर आगे जाके फिर जो है जागरूकता आती है, फिर जो है हम इस पे काम करना शुरू करते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर का बहुत बड़ा रोल रहता है आफ्टर ई.बी. हेवल। उसके बाद फिर ये नया स्टाइल विकसित करते हैं, और फिर वही है, सारी जो चीज़ें हैं हमारी, वो कंपोज़ करने की कोशिश करते हैं इंडियन आर्ट की, ठीक है? तो ये था इन अ नटशल, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको आपको समझ लेना, जान लेना ज़रूरी है, ठीक है? तो ठीक है, यही था इसका पूरा, और जो है समझना है बता देना मुझको। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 इज़ कालीघाट चित्रकला यहाँ से है, ऑप्शंस आर ए बंगाल, बी भोपाल, सी वाराणसी, डी मदुरै। कालीघाट पेंटिंग्स आर फ्रॉम, ऑप्शंस आर ए बंगाल, बी भोपाल, सी वाराणसी, डी मदुरै। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमसे कालीघाट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो जैसे कि कालीघाट है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि जो कालीघाट है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म है, जिसका फ्लरिशमेंट हम देखते हैं, जो शुरुआत जिसकी हम देखते हैं कि हुई है कोलकाता में, कलकत्ता में, या फिर हम बोले तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कालीघाट, कालीघाट आपका ये लगा लो 1820 से लेकर 1930s तक, ठीक है? ये टाइम पीरियड रहता है कालीघाट का, यानी कि वही ब्रिटिशर्स आ चुके होते हैं उस वक़्त, वही हमारा प्री इंडिपेंडेंस वाला हम बोले कि जो टाइम है, उसके टाइम में फ्लरिश हुई है कालीघाट। कालीघाट क्यों बोलते हैं? हम यहाँ पर देखते हैं कि कोलकाता में हम ये देखते हैं कि 1798 में एक मंदिर है, काली का एक मंदिर है, और वहाँ पर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो है एक नया स्टाइल का जो है फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? क्योंकि अब काली का जो मंदिर है उसके यहाँ पर हम देखते हैं ये आर्ट स्टाइल जन्म हुआ है, इसको हम बोलते हैं कालीघाट। अच्छा, कालीघाट इसलिए भी क्योंकि ये जो काली का जो मंदिर था, ये कालीघाट एक नाम है, जगह का नाम है, और ये जो कालीघाट जगह है वहाँ पर एक काली का मंदिर था, ठीक है? तो क्योंकि वो जो जगह है काली घाट पे जो है, मतलब कि स्टाइल फ्लरिश हुआ है, तो इसलिए हम इसका नाम जो है कालीघाट स्टाइल जो है पड़ गया, ठीक है? तो हम देखते हैं कि होता क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मंदिर है ना, मंदिर के आस-पास, जैसे कि अगर आप अभी भी देखोगे, आप किसी भी मंदिर-वंदिर में जाओगे, तो वहाँ पर बहुत सारे कॉर्नर्स पे बहुत ज़्यादा जो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, आप अलग-अलग तरीके का सामान जो है बिकता है, एक तरह से हम बोले कि बाज़ार वाला माहौल रहता है। अगर आप किसी मंदिर-वंदिर में जाओगे तो बाहर जो है स्टॉल्स वग़ैरह लगा के रखते हैं बहुत सारे लोग, अलग-अलग तरह की मूर्तियाँ, बहुत सारे कोई सामान, डेकोरेटिव सामान, इयररिंग्स वग़ैरह, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो लोग पसंद करते हैं, जैसे कि कोई भी अगर बाहर से आता है तो फिर वो सुवेनिर एक तरह से, जो हम बोले कि मोमेंटो एक तरह से लेना पसंद करता है याद में, राइट? तो लोग मतलब ऐसे सामान खरीदना पसंद करते हैं। तो हम होता क्या है, हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी ना काली मंदिर
के आसपास ना काफ़ी सारे आर्टिस्ट होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं ये बेसिकली पटुआ होते हैं, ठीक है? तो यानी कि पटुआ यानी कि जो ऐसे आर्टिस्ट जो पट्ट के ऊपर जो पट्टचित्र बनाते हैं या फिर जो पट्ट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है? तो पट्टचित्र वही आपका जैसे कि एक क्लॉथ हो गया, ठीक है? क्लॉथ के ऊपर मतलब कि कैरेक्टर्स बना दिए आपने, कोई भी रिलीजियस स्टोरी हो गई, कोई मिथोलॉजिकल स्टोरी हो गई, इसके कैरेक्टर बना दिए, ठीक है? और फिर उनके थ्रू मतलब कि सारे कैरेक्टर बना दिए और और फिर मतलब कि उनको कैरेक्टर के थ्रू जो है जो स्टोरी है उसका नरेशन करते हैं। तो यही हम देखते हैं कि पट्टचित्र हमको काफ़ी देखने को मिलते हैं। पट्टचित्र अभी तो मैं बंगाल की बात कर रही हूँ, पट्टचित्र आपको देखने को मिल जाएँगे, नाथद्वार के पट्टचित्र आपको देखने को मिल जाएँगे और भी है पट्टचित्र अलग-अलग तरह के हमको पटुआ आर्टिस्ट देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर होता क्या है, ये जितने भी आपके पटुआ आर्टिस्ट होते हैं, ये यहाँ पर आ जाते हैं, काली मंदिर के किनारे आ जाते हैं और बैठ के जो है पेंटिंग्स वगैरह बनाने लग जाते हैं या फिर हम बोले कि आपको बहुत सारी रिलीजियस थीम्स आपको देखने को मिलेंगी। आपको शिव गणेश मिल जाएँगे या दुर्गा देखने को मिल जाएँगी। बहुत सारी जो है मिथोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स हैं हमारे, जो देवी-देवता हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये सारे जितने भी हैं, ये सारे कैरेक्टर बनाने लग जाते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि इन सब की माँग होती है काफ़ी मार्केट में, लोग पसंद करते हैं ये सब खरीदना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पटुआ आर्टिस्ट है एक नया स्टाइल फ़ॉर्म करते हैं और ये जो कालीघाट पेंटिंग्स बनती हैं, कालीघाट पेंटिंग्स बनती हैं आपकी पेपर पे, ठीक है? जो पटुआ आर्टिस्ट होते हैं, पटुआ आर्टिस्ट तो एक तरह से क्लॉथ यूज़ करते हैं अपने काम में, लेकिन जो कालीघाट शैली में जो ये काम करते हैं, ये वाले पटुआ आर्टिस्ट जो कालीघाट चित्र बनाते हैं, तो कालीघाट चित्र बनाते हैं मील पेपर पर, ठीक है? जो पेपर होता है, अब यहाँ पे पेपर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अ या फिर हम बोलें कि मील पेपर यानी कि वही जो जो मैकेनिकल जो कि मैकेनिकल प्रोड्यूस्ड है, राइट? जो मशीनों द्वारा बनाया गया है, फिर आप ये बोल सकते हो मील का पेपर। तो उस पर ये जो आर्टिस्ट हैं वो काम करने लग जाते हैं, ठीक है? नेचुरल कलर से काम करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही क्विकली इनका काम जो है बहुत ही क्विक स्टाइल होता है, बहुत जल्दी-जल्दी बन जाते थे इनके जो कालीघाट चित्र थे वो। उसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं रिलीजियस थीम के अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि एनिमल्स बनाते हैं, इनमें बर्ड्स बनाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सोशल इवेंट्स हैं उनका भी डिपिक्शन करते हुए नज़र आते हैं कालीघाट में। सब्जेक्ट मैटर की भी हम बात कर रहे हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि जितने भी आपके कंटेम्परेरी और सोशल इवेंट्स हैं उसमें ना 1-2 पॉपुलर हैं। एक तो है आपका इलोकेशी वाला अफेयर, इलोकेशी मोहंता अफेयर, ये वाला जो टॉपिक था उस वक़्त चल रहा था। तो मतलब कि ये थोड़ा सोशल इवेंट से रिलेटेड ये वाला इवेंट था। और एक था तारकेश्वर, तारकेश्वर भी एक स्कैंडल था। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनके सब्जेक्ट मैटर थे वो रिलीजियस थीम तो ले ही रहे थे, मतलब कि रिलीजन पे तो बेस थे ही, उसके अलावा जो कंटेम्परेरी सोशल लाइफ जो उस वक़्त चल रही थी, उनके भी कैरेक्टर ये ड्रॉ करते थे। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो बाबू-बीबी वाला कल्चर था ना, उस टाइम जो चलता था, वो भी ये लोग जो है अपने ब कालीघाट जो चित्र है, उसमें बनाते थे, ठीक है? तो उस वक़्त की जो सोसाइटी है, उस वक़्त का जो कल्चर है, लोग कैसे रहते थे? इवन मैं बोलूँ कि बहुत सारे उनके डिफरेंट कॉस्ट्यूम आपको देखने को मिलेंगे, अटायर आपको देखने को मिलेंगे, राइट? तो उस वक़्त जो चीज़ें चल रही थी सोसाइटी में उसका वो डिपिक्शन करते थे और जो हम बोले कि जो फॉरेनर्स होते थे जब वो यहाँ पर आते थे, कोलकाता में आते थे, विज़िट करते थे, तो उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद थे कालीघाट के जो पेंटिंग से बनाते थे, उनको बहुत पसंद, क्योंकि यार ये बहुत ईज़ी टू कैरी थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि पहले ना यहाँ पे टेराकोटा के स्कल्पचर्स भी बहुत ज़्यादा चलते थे, ठीक है? ये चौधरी डालमिया की बुक अगर आप पढ़ोगे तो उसमें कंपैरेटिव आपको स्टडी देखने को मिलेंगी कि टेराकोटा जो स्कल्पचर्स हैं उसका मतलब कि इन्फ्लुएंस उसी से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे ये कालीघाट जो पट्टचित्र थे, ठीक है? तो उ उन उसके बारे में भी उन्होंने बात की है अपनी बुक में। तो ख़ैर ये तो आउट ऑफ द टॉपिक हो गया यहाँ पर, क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं हम DSSB की, इतना डिटेल में नहीं जाते, लेकिन थोड़ा-सा मैंने सोचा बता दूँ। तो उसके अलावा यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जो टेराकोटा के स्कल्पचर थे ना, वो मतलब कि टूट-वूट सकते थे। सपोज़ अगर कोई फ़ॉरेनर आ रहा है, लेकर जा रहा है, तो टूटने का डर रहता था। लेकिन जो कालीघाट पट्टचित्र थे, उनका ऐसा कुछ नहीं था। ईज़ी टू रोल थे, ठीक है? एकदम एकदम आप रोल करके आप अपने साथ कैरी कर सकते हो।
और इनफैक्ट अगर मैं क्वालिटीज़ की बात करूँ तो कालीघाट में हम देखते हैं एकदम प्लेन बैकग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा हम सिंपल और ब्राइट कलर का यूज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे ख़ास बात जो मुझे बहुत पसंद है और जिनसे जामिनी रॉय बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं, वो है इनकी कैलीग्राफिक लाइन्स। कैलीग्राफिक लाइन्स का इस्तेमाल आपको इनके काम में देखने को मिलेगा। कालीघाट के जो पेंटिंग स्टाइल है, इसमें आपको कैलीग्राफिक लाइन्स का यूज़ देखने को मिलेगा। उसके अलावा हम देखते हैं कि बोल्ड ब्लैक कलर की जो है आपको आउटलाइंस देखने को मिलेगी, वही आपका कॉन्टोर हो गया। कॉन्टोर की वजह से आपको एक 3 डायमेंशनल टच देखने को मिलता है कालीघाट पेंटिंग्स में, राइट? तो बेसिकली ये था कालीघाट पेंटिंग्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं दोबारा से एक बार सम अप करना चाहती हूँ कि जो कालीघाट जो पेंटिंग स्टाइल है, आप देख सकते हो कि कालीघाट नाम की जगह पे फ्लरिश होता है और जो आर्टिस्ट होते हैं ना, ज़्यादातर ये आपके पटुआ आर्टिस्ट ही होते हैं, रूरल बंगाल के, ठीक है? वो यहाँ पर आते हैं और एक नया स्टाइल डेवलप करते हैं जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है मार्केट में, क्योंकि ये एक कोई पर्टिकुलर ट्रेडिशनल स्टाइल नहीं होता है, ठीक है? किसी शैली में बंध के यहाँ पे ये लोग काम नहीं कर रहे होते। एक नया शैली फॉर्म होता है जिसके अंदर ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जो कंटेम्प्रेरी जो लाइफ़स्टाइल है लोगों का, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आस-पास चीज़ चल रही हैं, उनको भी वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आजकल मैं देख रही थी कि काफ़ी चल रहा है ना फेसबुक पे एफबी अवतार। हालाँकि मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स वगैरह वो हाय-वाय वाला सिंबल्स, वो जो होता है कैरेक्टर, वो ड्रॉ करते रहते हैं। काफ़ी पॉपुलर है। तो ऐसे ही ना, इस तरह से ही हमको मतलब कि हम मतलब मैं कोई कंपेयर तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम थोड़ा एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि किस तरह से कोई जो नया स्टाइल है वो डेवलप कर जाता है, ठीक है? जो उस वक़्त बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था और जो फ़ॉरेनर्स वग़ैरह होते हैं वो एज़ अ सूवेनिर उसको कैरी करना पसंद करते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली इसका एक हम बोले कि इन अ नटशेल कालीघाट पेंटिंग के बारे में था, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट, मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो यहाँ पर मतलब एक है ना बुक है आर्चर के द्वारा लिखी गई है जिसका नाम है कालीघाट पेंटिंग्स। तो ये शायद क्वेश्चन कभी आ जाए, ये बुक है। वैसे तो पूछते हैं मिनिएचर वगैरह की, मैंने सोचा बता दूँ, पर जो भी है ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमसे पूछा गया था कि जो कालीघाट है वो कहाँ से है, तो ऑब्वियस सी बात है ए ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर कि ये बंगाल से है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 इज मिथिला चित्रकला क्या है? ऑप्शंस आर ए मधुबनी चित्रकला, बी मैसूर की पारंपरिक चित्रकला, सी लघु चित्रकला, डी ऊपरी कोइनी। व्हाट इज मिथिला पेंटिंग्स? ऑप्शंस आर ए मधुबनी पेंटिंग्स, बी ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ मैसूर, सी मिनिएचर पेंटिंग, डी नन ऑफ द अबव। तो जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हैं, मिथिला पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है और हम जैसे कि जानते ही हैं कि जो मिथिला पेंटिंग है उसको हम मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। बिहार की ये फोक आर्ट है ये, और महिलाओं द्वारा ट्रेडिशनली, अगर मैं बोलूँ कि पारंपरिक तौर से महिलाओं द्वारा की जाती है। और इसमें जो हमारे फेमस आर्टिस्ट है, सीता देवी है, जगदम्बा देवी है और जितने भी और हैं एक दो आर्टिस्ट, वो हमने जो हमारा पहले वाला एपिसोड था उसमें हमने डिस्कस किया था। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है हमारे फर्स्ट एपिसोड में या फिर सेकंड एपिसोड में हमने डिस्कस किया था मधुबनी पेंटिंग्स का, जिसके अंदर हमने जो इसका स्टाइल है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आर्टिस्ट हमने इसके देखे थे, उसके अलावा जो थीम है वो हमने डिस्कस की थी। तो ठीक है यार, ये तो हमने पहले डिस्कस कर ही लिया है। और अगर चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अगर थीम का नाम ले दिया है तो थीम में वही आपके जो रामायण से रिलेटेड दृश्य है, जो चित्र है, वो हमको देखने को मिलते हैं मधुबनी पेंटिंग्स के अंदर। तो वही है, तो मिथिला पेंटिंग जो है उसको हम मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, बिहार राज्य की है। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर, मधुबनी पेंटिंग। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 इज कला नियतकालिक मार्ग के संस्थापक संपादक कौन थे? ऑप्शंस आर ए मुल्कराज आनंद, बी अनीता मजुमदार देसाई, सी आर के नारायण, डी अनुधत्ती रॉय। हु इज द फाउंडर एडिटर ऑफ मार्ग आर्ट मैगजीन? ऑप्शंस आर ए मुल्कराज आनंद, बी
अनीता मजूमदार देसाई, सी आर के नारायण, डी अरुंधति रॉय। तो यहाँ पर देख ही लिया है आपने, अब यहाँ पर मैगजीन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे ये नोटिस किया है DSSB के जो क्वेश्चन पेपर की हम सीरीज कर रहे हैं उसमें, और भी मैंने बाकी पेपर भी देखे थे तो उसमें मैंने नोटिस किया है नंबर 1 इस बार मार्ग का पूछ लिया है, ठीक है, 2015 में। उसके अलावा मैंने यहाँ पर देखा था कि चंपक और चंदा मामा ये भी 2 मैगजीन्स हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये कई बार ये पूछ लेते हैं कि किन के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। तो इस बार यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो फाउंडिंग एडिटर हैं वो कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर कि मुल्कराज आनंद थे। तो उससे पहले हम यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि जो ये मैगजीन है ना, ये मैगजीन है आपकी क्वार्टरली इंडियन आर्ट मैगजीन, और इसमें मतलब कि जितना भी आपका इंडियन आर्ट है, क्राफ्ट है, इंडियन ट्रेडिशंस है, उसको प्रमोट करने की कोशिश की गई थी। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मैगजीन है इसको फाउंड किया गया था 1946 में, यानी कि वही आपका आज़ादी से 1 साल पहले आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर उस वक़्त जितनी भी सारी चीज़ें चल रही थी, नेशनलिज़्म और काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो हमारे जो इंडियन आर्ट थी, क्राफ्ट थी, ट्रेडिशंस थे, हमारे जो वैल्यूज़ थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी हमारी, तो उसको प्रमोट किया जाता था यहाँ पर। और अगर आपको याद हो ना, तो मैंने आपको बताया था कि जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कुमारस्वामी का, आनंद कुमार स्वामी का जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो आनंद कुमार स्वामी हैं, उनके बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश हुए थे इस मैगजीन्स में, ठीक है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। तो यार उस टाइम ना मतलब आप अगर आपकी इतनी बड़ी इनफैक्ट मैं बोलूँ कि अभी भी चल रहे हैं, इसके एडिशन अभी भी आते रहते हैं मार्ग के, और मार्ग में आर्टिकल पब्लिश होना मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। मैं खुद एक आर्ट हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके आर्टिकल्स जो है मार्ग में पब्लिश हो रहे हैं, ठीक है। तो हमको पता चल गया है कि ये जो फाउंड हुई थी 1946 में, और जो इसके फाउंडिंग एडिटर थे वो थे आपके मुल्कराज आनंद। और हाँ, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि जो मैगजीन है ना, जो उसकी लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, ठीक है, और अभी भी इंग्लिश ही है, इंग्लिश में ही जो है पब्लिकेशन होता है मैगजीन का। उसके बाद और ये जो फाउंड की गई थी ये आपकी मुंबई में फाउंड की गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मैंने आपको बोला कि मुल्कराज आनंद थे इनके फाउंडिंग एडिटर, तो हम ये देखते हैं कि ये एक राइटर भी थे, अ वेल नोन राइटर, आपको पता ही होगा। उसके अलावा हम ये देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको उसके एम का तो डिस्कस कर ही दिया है कि प्रमोट कर रहे हैं इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट को, तो ये वर्ल्ड वाइड हम बोले कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको प्रमोट करना चाह रहे थे, ठीक है, इस मैगजीन के थ्रू। तो अभी हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये जो मैगजीन है, मैगजीन क्योंकि मैंने बोला अभी भी चल रही है, तो अब के जो हम बोलें कि इसके जो करंटली हम देखते हैं जो एडिटर है मार्ग के, वो है आपके ज्योतिन्द्र जैन, और उसके अलावा आपके हैं नमन पी आहूजा, ठीक है। ये दोनों अब हम देखते हैं कि इस मैगजीन के जो है एडिटर है। उसके अलावा मैंने आपको बोला था कि हमको ये भी देखने को मिलता है कि कई बार चंदा मामा और जो चंपक है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। तो वही है का जो चंपक थी वही आपकी जो है चिल्ड्रन मैगजीन आप बोल सकते हो, उसकी कैटेगरी में आ जाती है, और जो चंदा मामा है आपकी वो क्लासिकल इंडियन जो है आपकी मैगजीन हो जाती है, और वही है आपको ये मंथली बेसिस पे आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर मैं 1-2 मैगजीन की और बात करूँ तो हम देखते हैं कि आर्ट इंडिया एक मैगजीन है, वो भी क्वार्टरली मैगजीन है। उसके अलावा मैं यहाँ पर एक मैगजीन लास्ट में, वैसे बहुत है लेकिन ये वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बता रही हूँ। एक मैगजीन है रूपम नाम से, और जो रूपम मैगजीन है, रूपम मैगजीन को निकाला गया था सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के द्वारा। सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, अगर आपने अवनींद्रनाथ टैगोर वाला क्वेश्चन अगर अभी देखा होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो वही है यहाँ पर, ये जो सोसाइटी थी ओरिएंटल इंडियन आर्ट सोसाइटी, इसने जो है रूपम मैगजीन को निकाला था, और इसका उद्देश्य भी यही था कि जितने भी हमारे इंडियन आर्ट हैं, जितने भी हमारे प्रैक्टिसेस हैं, उसका प्रमोशन हो, ठीक है, उसको हम बढ़ावा दें। तो यही इन मैगजीन्स का जो मेन मकसद था। तो ठीक है, हमने 2-4 मैगजीन्स यहाँ पे जान लिया और इसके बारे में थोड़ा-सा जान लिया, इतना काफ़ी है। और उसके अलावा यहाँ पे ज़रा अगर आप एक बार ऑप्शंस की तरफ देखोगे ना, तो ऑप्शंस में हमको देखने को मिल रहा है कि इन्होंने ऑप्शंस में भी दे रखे हैं। देखो ऑप्शन भी इनके बहुत बढ़िया हैं। ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है कि अनीता मजूमदार देसाई। अच्छा, अनीता मजूमदार देसाई जो हैं वो एक फेमस हम बोले कि एक वेल नोन इंडियन नॉवेलिस्ट हैं, ठीक है। उसके अलावा हमको यहाँ पर दे रखा है इन्होंने ऑप्शन नंबर सी आर के नारायण। आर के नारायण आप जानते होंगे कि जो आर के लक्ष्मण हैं उनके ब्रदर थे और एल्डर ब्रदर थे। और उसके अलावा हम देखते हैं कि जो इनके जो काम है मालगुडी डेज़, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। मालगुडी डेज़ जो है आपका डीडी नेशनल पे भी आता था, और
मैं मतलब जब हम छोटे थे तो यार मैं तो बहुत देखती थी। आप अगर मेरे एज ग्रुप के हो, वैसे मेरे एज ग्रुप के मुझे लग रहे होंगे आप होंगे, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो यार आप कभी आपने देखा ही होगा, आई एम डैम श्योर। तो मालगुडी डेज़ मतलब इन्होंने लिखा था, आर के नारायण लिखा भी आता था टीवी पर बड़ा-बड़ा एकदम आर के नारायण। तो और उसका हाँ, और जो इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशंस भी आती थी टीवी पर, दूरदर्शन पे आता था ये। तो इलस्ट्रेशन इन्होंने बनाई थी आर के लक्ष्मण ने, ठीक है? आर के लक्ष्मण वही आपके जो एक वेल नोन हम बोले कि कार्टूनिस्ट हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर अरुंधति रॉय दे रखा है। अरुंधति रॉय जो है वो एक इंडियन ऑथर है, राइट? तो यहाँ पर हमने थोड़ा-सा इसको जान लिया और ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि संस्थापक सदस्य कौन थे? तो ए वुड बी द राइट आंसर मुल्कराज आनंद। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 45 इज एनडीटीवी ने किस वर्ष कहा कि एस.एच. रज़ा यह विश्व में अतिश्रेष्ठ चित्रकारों में से एक जीवित भारतीय लेजेंड है? Options are A 2012, B 2011, C 2013, D 2010. In which year NDTV has said that painter S.H. Raza is one of the greatest living global Indian legend? Options are A 2012, B 2011, C 2013, D 2010. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो क्वेश्चन है ये हमसे और इसका राइट आंसर वुड बी 2013। और ये जो क्वेश्चन है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एनडीटीवी से रिलेटेड पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले बात आपको ये ध्यान में रखने वाली है कि सन 2013 में एनडीटीवी ने ये कहा था कि जो एस.एच. रज़ा है वो एक बहुत ही लिविंग आर्टिस्ट हैं, बहुत ही फेमस लिविंग आर्टिस्ट हैं। और हमको ये बात ध्यान में रखने वाली है यहाँ पर कि ये जो एग्जाम है ना ये सन 2015 में हुआ था और एनडीटीवी ने जो ये कहा था, जो स्टेटमेंट दिया था, ये दिया था सन 2013 में। तो वही है, यहाँ पर हमको जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं या फिर अपीयर होने वाले हैं उसमें हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि आसपास से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं ना, 1-2 साल के आसपास से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पुट अप हो जाते हैं कई बार एग्जाम में, ठीक है? तो इन पर भी हमको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं देख रही थी पेपर में कई बार ये भी पूछा होता है कि जो एनडीटीवी है ना, एनडीटीवी ने अभी रिसेंटली किसको अवार्ड दिया है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार बनते हैं, तो इस पे भी आप थोड़ा ध्यान रखना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सन 2013 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? तो ये आपको एक मैं क्लू दे रही हूँ आपकी ताकि और हेल्प हो सके एग्जाम में। तो ठीक है, इसका आंसर सी होगा। तो चलिए ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।